नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली और उसमें काम करने वालों से जुड़ा है। मेरा मतलब है सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जो अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, उसकी प्रक्रियाएं और नियम। बिल्कुल। और इसके लिए हमने आधार बनाया है विजय सेन शर्मा की पुस्तक कर्मचारियों को दंड के कुछ अंशों को। ये किताब काफी विस्तार से बताती है इस बारे में। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से ये समझें कि भाई अगर किसी सरकारी कर्मचारी पर मान लीजिए काम में लापरवाही का आरोप है या कोई नियम तोड़ने का, तो फिर प्रक्रिया क्या होती है, उनके अधिकार क्या हैं और सबसे जरूरी उन्हें संवैधानिक सुरक्षा क्या मिली हुई है। हम खास तौर पर देखेंगे संविधान का अनुच्छेद 311 और जो मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम है उनके संदर्भ में। हाँ, ये समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ नियम कायदे नहीं है, ये असल में एक तरह से निष्पक्षता और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि इस पूरी कार्रवाई का कानूनी आधार क्या है, कहाँ से आते हैं ये सब नियम? देखिए, इसकी जो सबसे मजबूत बुनियाद है वो तो हमारे संविधान में ही है, भारत के संविधान में। और उसमें भी खास तौर पर अनुच्छेद 311। अनुच्छेद 311, हाँ ये तो काफी सुना है इसके बारे में। हाँ, ये सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है, खासकर जब बात आती है नौकरी से हटाने या फिर रैंक कम करने जैसे बड़े दंडों की। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है इसमें? क्यों इसे इतनी अहम सुरक्षा माना जाता है? देखिए, इसका जो खंड 2 है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो साफ साफ कहता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को जो संघ या राज्य के अधीन किसी सिविल पद पर है, उसे नौकरी से हटाया नहीं जा सकता या उसका रैंक कम नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके खिलाफ एक विधिवत जांच न हो गई हो। अच्छा, जांच जरूरी है? हाँ, और सिर्फ जांच नहीं, उस जांच में ये भी अनिवार्य है कि उसे अपने ऊपर लगे आरोपों की पूरी स्पष्ट जानकारी दी जाए और उन आरोपों के जवाब में अपना पक्ष रखने का सुनवाई का एक उचित अवसर मिले, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। मतलब बिना प्रॉपर जांच और सुनवाई के कोई बड़ा एक्शन नहीं हो सकता। जी, ये तो कुछ वैसा ही हुआ ना जैसे नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत होता है कि दूसरे पक्ष को भी सुनो। बिल्कुल सही कहा आपने। ये उसी नैसर्गिक न्याय, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का ही एक संवैधानिक रूप है, कह लीजिए। अच्छा। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 320 भी है। वो कुछ मामलों में लोक सेवा आयोग पीएससी से परामर्श करने की बात करता है। अच्छा। हाँ, हालांकि ये हर केस में जरूरी नहीं होता, ये मामले की प्रकृति पर निर्भर करता है। और फिर इन संवैधानिक बातों को जमीन पर उतारने के लिए डिटेल में नियम बनाए गए हैं, जैसे आपने जिक्र किया मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966। अच्छा, तो ये सिविल सेवा नियम क्या करते हैं? मतलब इनका रोल क्या है? ये नियम अब समझिए पूरी प्रक्रिया का खाका खींचते हैं, स्टेप बाय स्टेप। जांच कैसे शुरू होगी, आरोप कैसे बनेंगे, कर्मचारी अपना बचाव कैसे करेगा, जांच अधिकारी क्या करेगा, कौन कौन से दंड दिए जा सकते हैं, ये सब कुछ। इन्हीं नियमों का, जैसे नियम 10 है, वो अलग अलग दंडों की लिस्ट देता है, जिन्हें मोटे तौर पर लघु यानी माइनर और दीर्घ यानी मेजर दंडों में बांटते हैं। तो ये नियम जो हैं वो असल में प्रक्रियात्मक निष्पक्षता प्रोसीजरल फेयरनेस को सुनिश्चित करने का एक फ्रेमवर्क देते हैं। प्रक्रियात्मक निष्पक्षता, यानी प्रक्रिया ऐसी हो जो न्यायपूर्ण दिखे भी और हो भी। ठीक है, तो अब प्रक्रिया पर ही आते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी पर कोई आरोप लगा कदाचार का, तो जांच शुरू कैसे होती है? देखिए, जब कोई शिकायत मिलती है या किसी तरह से पता चलता है कि शायद कोई गड़बड़ी हुई है, तो सबसे पहले जो संबंधित डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, अनुशासनात्मक प्राधिकारी, वो ये देखता है कि भाई पहली नजर में आरोपों में कुछ दम है भी या नहीं, प्राइमा फेसी केस बनता है या नहीं। क्या हर तरह के आरोप के लिए एक ही जैसी लंबी जांच होती है या कुछ फर्क होता है? आपने शुरू में प्रारंभिक और औपचारिक जांच की बात की थी। नहीं, फर्क होता है। जैसे मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों में नियम 14 और 15 हैं। कुछ मामलों में, खासकर जहां आरोप उतने गंभीर ना हो और लगता हो कि शायद कोई छोटा मोटा दंड ही दिया जाएगा, या फिर जहां तथ्य ज्यादातर साफ हों, वहां एक छोटी प्रक्रिया समरी प्रोसीजर अपनाई जा सकती है। अच्छा। हाँ, इससे आप एक तरह की प्रारंभिक जांच कह सकती हैं। लेकिन अगर आरोप सीरियस हैं, गंभीर प्रकृति के हैं, जिनसे बड़े दंड मेजर पेनाल्टीज लग सकती हैं, तो फिर सामान्यतः एक औपचारिक विभागीय जांच करनी ही पड़ती है,
फॉर्मल डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, जिसकी पूरी प्रक्रिया नियम 14 में दी हुई है। और इस औपचारिक जांच का पहला कदम क्या होता है फॉर्मली? इस औपचारिक जांच का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है कर्मचारी को आरोप पत्र जारी करना, चार्जशीट। चार्जशीट, हाँ। ये एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें कर्मचारी पर जो भी आरोप हैं उन्हें बिल्कुल साफ साफ पॉइंट वाइज बताया जाता है। सिर्फ आरोप बता देना काफी होता है या उसमें और भी कुछ होता है? नहीं, सिर्फ आरोप नहीं, आरोप पत्र के साथ उन फैक्ट्स का, उन तथ्यों का ब्यौरा भी देना होता है जिन पर वो आरोप टिके हैं, और साथ ही उन दस्तावेजों की लिस्ट और उन गवाहों के नाम भी बताने होते हैं जिनके दम पर डिपार्टमेंट उन आरोपों को साबित करना चाहता है। अच्छा। इसका मकसद यही है कि कर्मचारी को एकदम क्लियर पता हो कि उसे अपना बचाव किस चीज के खिलाफ करना है। ये तो पारदर्शिता के लिए बहुत जरूरी लगता है। तो ठीक है, चार्जशीट मिल गई कर्मचारी को, अब उसके पास क्या ऑप्शन है? कर्मचारी को इन आरोपों का लिखित में जवाब देने का मौका दिया जाता है, जिसे कहते हैं बचाव कथन, रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। इसके लिए उसे एक तय समय मिलता है जो वाजिब होना चाहिए। अब वो चाहे तो आरोपों को मान ले या फिर उनका खंडन करे और अपना पक्ष रखे। और अगर वो इनकार कर दे या अपने बचाव में कुछ कहे तब? हाँ, अगर कर्मचारी आरोपों को मानता नहीं है या उसका जो जवाब है वो संतोषजनक नहीं लगता, तो फिर मामले की तह तक जाने के लिए, सच्चाई का पता लगाने के लिए आमतौर पर एक जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है, इंक्वायरी ऑफिसर। ये अधिकारी एक तरह से निष्पक्ष जज की तरह काम करता है। जांच अधिकारी क्या करता है फिर? उसकी भूमिका क्या होती है? जांच अधिकारी एक मौखिक जांच करता है, ओरल इंक्वायरी। इसमें डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी यानी प्रेजेंटिंग ऑफिसर होता है जो आरोपों के पक्ष में सबूत और गवाह पेश करता है, और जो आरोपी कर्मचारी है उसे भी अपने बचाव में सबूत पेश करने का और डिपार्टमेंट के गवाहों से सवाल जवाब मतलब क्रॉस एग्जामिन करने का पूरा मौका मिलता है। वो अपने गवाह भी ला सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में क्या कर्मचारी को अकेले ही सब करना पड़ता है या उसे कोई मदद मिल सकती है? हाँ नहीं, नियमों में इसका भी ध्यान रखा गया है। आमतौर पर कर्मचारी को जांच के दौरान अपना केस ठीक से रखने में मदद के लिए किसी दूसरे सरकारी कर्मचारी को अपना बचाव सहायक मतलब डिफेंस असिस्टेंट बनाने की इजाजत होती है। अच्छा। हाँ, और कुछ खास कॉम्प्लेक्स मामलों में अगर नियम इजाजत दें और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को लगे कि जरूरी है तो वकील की मदद लेने की भी परमिशन मिल सकती है। पर हाँ, ये कोई सामान्य अधिकार नहीं है, ये विवेक पर निर्भर करता है। एक बात और, कई बार शिकायतें गुमनाम आती हैं, मतलब भेजने वाले का नाम पता नहीं होता, उनका क्या होता है? क्या ऐसी चिट्ठी पर इतनी बड़ी कार्रवाई शुरू हो सकती है? नहीं, देखिए, सामान्य नियम तो यही है कि गुमनाम, अनोनिमस या फिर छद्मनाम, स्यूडोनिमस शिकायतों पर सीधे सीधे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि भाई उनकी प्रामाणिकता पर सवाल होता है ना। कौन भेज रहा है, क्यों भेज रहा है, पता नहीं। हाँ, अगर किसी गुमनाम शिकायत में बहुत ही ठोस, स्पेसिफिक और ऐसे तथ्य दिए गए हों जिन्हें वेरीफाई किया जा सके, तो डिपार्टमेंट पहले अपने लेवल पर चुपचाप उन तथ्यों की पुष्टि करने की कोशिश कर सकता है। अगर पुष्टि हो जाती है तब शायद आगे कार्रवाई के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक गुमनाम चिट्ठी अपने आप में फॉर्मल जांच का आधार नहीं बन सकती। ये एक जरूरी संतुलन है। अच्छा, वापस जांच अधिकारी पे आते हैं। उसका काम सिर्फ सबूत इकट्ठा करना है या वो कोई फैसला भी सुनाता है? नहीं, जांच अधिकारी का काम सिर्फ सबूत इकट्ठा करना नहीं है। उसका काम है उन सबूतों का निष्पक्ष तरीके से मूल्यांकन करना और आरोपों पर अपना निष्कर्ष देना, फाइंडिंग्स देना। उसे दोनों पक्षों को सुनना होता है, प्रेजेंटिंग ऑफिसर को भी और आरोपी कर्मचारी को भी। और सबसे जरूरी बात, जांच अधिकारी पूरी तरह से नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन करने के लिए बाध्य है। ये पहलू हैं। पहला, ऑडी ऑल्टरम पार्टिम, मतलब दूसरे पक्ष को सुनो, यानी आरोपी कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का पूरा और असरदार मौका दो। और दूसरा, नेमो जूडेक्स इन सुआ कॉजा, मतलब कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं होगा, यानी जांच अधिकारी को निष्पक्ष होना चाहिए। उसका मामले से कोई लेना देना, कोई पर्सनल इंटरेस्ट या कोई बायास मतलब पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। उसे अपना फैसला सिर्फ जांच में जो सबूत और तथ्य सामने आए हैं उन्हीं के आधार पर देना चाहिए, बाहर की बातों या अंदाजों पर नहीं। यानी पूरी प्रक्रिया में निष्पक्षता, फेयरनेस सबसे जरूरी है। अच्छा, जब जांच पूरी हो जाती है तब क्या होता है? जांच पूरी होने पर जांच अधिकारी एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाता है, जांच रिपोर्ट या इंक्वायरी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में हर आरोप का अलग अलग विश्लेषण होता है, उससे जुड़े सबूतों का जिक्र होता है और आखिर में हर आरोप पर साफ निष्कर्ष दिया जाता है कि वो साबित हुआ या नहीं हुआ, और अगर हुआ तो किन सबूतों के आधार पर, यह भी बताना होता है। ये रिपोर्ट फिर फैसले के लिए वापस अनुशासनात्मक प्राधिकारी
मतलब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास भेज दी जाती है। यहाँ एक थोड़ा मुश्किल सवाल आता है। मान लीजिए जांच में कर्मचारी दोषी पाया गया। अब जब सजा तय की जा रही है तो क्या उसके पिछले सर्विस रिकॉर्ड को देखा जा सकता है? मतलब उसकी पुरानी गलतियां या चेतावनियां। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं संवेदनशील मुद्दा है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है, स्टेट ऑफ मैसूर वर्सेस पीएल मोंचेगोड़ा केस। कोर्ट ने इसमें साफ किया है कि अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जांच रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारी को दोषी मानती है और जो सजा वो देना चाह रही है उसे तय करते समय या उसे जस्टिफाई करने के लिए कर्मचारी के पिछले रिकॉर्ड को, जैसे पहले कोई सजा मिली हो या एडवर्स एंट्री हो वगैरह, उसे ध्यान में रखना चाहती है तो वो रख सकती है। लेकिन एक शर्त है। शर्त वो क्या है? शर्त यह है कि जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जांच रिपोर्ट के नतीजों के आधार पर कर्मचारी को एक और कारण बताओ नोटिस जारी करती है, जिसे अक्सर सेकंड शो कॉज नोटिस कहते हैं, जिसमें वो बताती है कि हम ये सजा देने का सोच रहे हैं, तो उसी नोटिस में उसे ये भी साफ साफ बताना होगा कि सजा तय करने में उसके पिछले रिकॉर्ड को भी ध्यान में रखा जा रहा है और उस रिकॉर्ड का ब्यौरा भी देना होगा। ऐसा क्यों करना जरूरी है? ताकि कर्मचारी को न सिर्फ जांच के नतीजों पर बल्कि अपने पिछले रिकॉर्ड के आधार पर जो सजा दी जा रही है उसके खिलाफ भी अपना पक्ष रखने का एक और मौका मिल सके। मतलब पिछले रिकॉर्ड का इस्तेमाल कर्मचारी के खिलाफ चुपके से या सिर्फ बैकग्राउंड के तौर पर नहीं किया जा सकता। ये ट्रांसपेरेंसी और सुनवाई के मौके का एक और अहम पहलू है। ये वाकई एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक सुरक्षा है। अच्छा, कई बार हमने सुना है कि जांच के दौरान ही कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया जाता है, निलंबन। ये निलंबन क्या होता है असल में? निलंबन, सस्पेंशन का सीधा मतलब है कर्मचारी को टेम्पररी, मतलब अस्थायी रूप से उसके पद के जो काम हैं, जो ड्यूटीज हैं, उनसे अलग कर देना। यह आमतौर पर तब किया जाता है जब कर्मचारी के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर हो या मान लीजिए कोई क्रिमिनल केस दर्ज हो गया हो और अथॉरिटी को यह लगता है कि कर्मचारी के पद पर बने रहने से जांच पर असर पड़ सकता है या वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है या सरकारी काम या इज्जत को नुकसान पहुंच सकता है। तो क्या निलंबन भी एक तरह की सजा है? नहीं नहीं, ये बहुत जरूरी बात है। निलंबन किसी भी तरह का दंड, मतलब पेनल्टी नहीं है। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, एक एहतियाती कदम है। सस्पेंडेड कर्मचारी सर्विस में तो रहता है लेकिन काम नहीं करता और इस दौरान उसे पूरी सैलरी की जगह निर्वाह भत्ता मिलता है, सब्सिस्टेंस अलाउंस, जो आमतौर पर सैलरी से कम होता है। और यह भी जरूरी है कि सस्पेंशन ऑर्डर की टाइम टू टाइम समीक्षा हो, रिव्यू हो कि भाई इसे जारी रखने की जरूरत अब भी है या नहीं। इसे अनिश्चित काल तक नहीं खींचा जा सकता। समझ गए। अब आते हैं दंडों पर। अगर जांच में आरोप साबित हो गए तो अथॉरिटी क्या-क्या सजा दे सकती है? हाँ, तो जैसा हमने पहले बात की थी, मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों के नियम 10 में दंडों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, लघु दंड, माइनर पेनल्टीज, और दीर्घ दंड, मेजर पेनल्टीज। पहले लघु दंडों के बारे में बताइए। लघु दंडों में आते हैं, पहला परिनिंदा, सेंसर। ये एक तरह की फॉर्मल फटकार है या नापसंदगी जताना है जो कर्मचारी के रिकॉर्ड में दर्ज हो जाती है। दूसरा, वेतन वृद्धि रोकना, विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स, मतलब कर्मचारी की जो अगली एक या ज्यादा इंक्रीमेंट्स लगनी है उन्हें कुछ समय के लिए या परमानेंटली रोक दिया जाता है। तीसरा, पदोन्नति रोकना, विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन, कर्मचारी का प्रमोशन कुछ तय समय के लिए रोक दिया जाता है। और चौथा, वेतन से वसूली, रिकवरी फ्रॉम पे। अगर कर्मचारी की लापरवाही से सरकार को कोई पैसों को नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई उसके वेतन से की जा सकती है। और दीर्घ दंड, ये तो नाम से ही लग रहा है कि ज्यादा गंभीर होंगे। हाँ बिल्कुल, दीर्घ दंड कर्मचारी के करियर पर ज्यादा गहरा और परमानेंट असर डालते हैं। इनमें शामिल हैं, पहला, वेतनमान में निचले स्तर पर कमी, रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे, यानी उसी पोस्ट की सैलरी स्केल में उसे नीचे कर देना। दूसरा, पद, ग्रेड या सेवा में निचले स्तर पर कमी, रिडक्शन टू अ लोअर टाइम स्केल ऑफ पे, ग्रेड, पोस्ट और सर्विस, मतलब कर्मचारी को नीचे के पद या ग्रेड या सर्विस में भेज देना, जिसे आम भाषा में पदावनति या रिवर्जन भी कहते हैं। पदावनति, इस पर एक सवाल है। क्या हर तरह की पदावनति को दंड ही माना जाता है? मान लीजिए कोई टेम्पररी तौर पर ऊंचे पद पर काम कर रहा है और उसे उसके असली, मतलब परमानेंट पद पर वापस भेज दिया जाए। हाँ, ये बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। अगर कोई कर्मचारी किसी ऊंचे पद पर अस्थायी, मतलब टेम्पररी, या स्थानापन्न, मतलब ऑफिशिएटिंग तौर पर काम कर रहा है और उसे उस पद के लिए अनफिट पाया जाता है या उसका काम संतोषजनक नहीं है,
इस वजह से उसे उसके मूल स्थायी पद पर वापस भेजा जाता है, तो इसे सामान्यतः दंडात्मक नहीं माना जाता। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हो सकता है और इसके लिए अनुच्छेद 311(2) वाली पूरी जांच प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती। और दंडात्मक कब माना जाएगा फिर? लेकिन अगर किसी कर्मचारी को उसकी किसी गलत काम मतलब मिसकंडक्ट के लिए सजा के तौर पर निचले पद या वेतनमान पर भेजा जा रहा है, चाहे वो परमानेंट कर्मचारी ही क्यों ना हो, तो ये निश्चित रूप से एक दीर्घ दंड है, मेजर पेनल्टी है। और ऐसा करने के लिए अनुच्छेद 311(2) के तहत जो पूरी विभागीय जांच प्रक्रिया है उसका पालन करना ही होगा। मतलब चार्जशीट, सुनवाई का मौका, जांच रिपोर्ट, वो सब जरूरी होगा। ये फर्क जानना वाकई जरूरी है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया बदल जाती है। अच्छा, और कौन से दीर्घदंड है? बाकी के दीर्घदंड और भी गंभीर हैं। तीसरा है अनिवार्य सेवानिवृत्ति, कंपल्सरी रिटायरमेंट। इसमें कर्मचारी को उसकी नॉर्मल रिटायरमेंट एज से पहले ही सर्विस से रिटायर कर दिया जाता है। यह दंड आमतौर पर तब दिया जाता है जब लगता है कि कर्मचारी अब सेवा के लिए उपयोगी नहीं रहा या उसका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, लेकिन उसे सीधे बर्खास्त करना शायद ज्यादा सख्त हो जाएगा। चौथा है सेवा से हटाना, रिमूवल फ्रॉम सर्विस। और पांचवा पदच्युति, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। ये दोनों सबसे सख्त दंड है। इनमें कर्मचारी को नौकरी से ही निकाल दिया जाता है। इन दोनों में सेवा से हटाना और पदच्युति, इनमें क्या फर्क है? सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, दोनों में ही नौकरी चली जाती है। नौकरी तो दोनों में जाती है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क है आगे की सरकारी नौकरी की एलिजिबिलिटी को लेकर। सेवा से हटाना यानी रिमूवल के दंड के बाद भी थ्योरी में व्यक्ति भविष्य में किसी दूसरी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकता है, हालांकि प्रैक्टिकली मुश्किल होता है। लेकिन पदच्युति यानी डिसमिसल के बाद व्यक्ति सामान्यतः भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए परमानेंटली डिस्क्वालीफाई हो जाता है, अयोग्य हो जाता है। और जाहिर है ये दोनों ही इतने सीरियस दंड हैं कि इन्हें देने से पहले अनुच्छेद 311(2) की पूरी प्रक्रिया का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य है। एक और शब्द सुनने में आता है, सेवा समाप्ति या टर्मिनेशन। क्या ये भी एक दंड है? ये रिमूवल या डिसमिसल से कैसे अलग है? देखिए, सेवा समाप्ति, जिसे टर्मिनेशन सिंप्लिसिटर भी कहते हैं, उसका मामला थोड़ा अलग है। ये शब्द आमतौर पर तब इस्तेमाल होता है जब कर्मचारी परमानेंट नहीं होता, जैसे कि प्रोबेशन पीरियड में हो या टेम्पररी अपॉइंटमेंट पर हो। अगर ऐसे कर्मचारी की सेवाएं उसके काम के असंतोषजनक होने या पद के लिए अनुपयुक्त पाए जाने की वजह से खत्म की जाती हैं और जो ऑर्डर है उसमें किसी मिसकंडक्ट का जिक्र नहीं होता, तो उसे सामान्य भाषा में सेवा समाप्ति कहते हैं और इसे टेक्निकली दंडात्मक मतलब प्यूनिटिव नहीं माना जाता। इसलिए इस पर अनुच्छेद 311 के 2 की प्रक्रिया लागू नहीं होती। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ऑर्डर में तो कुछ न लिखा हो पर असली वजह कुछ और हो? बिल्कुल, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। अगर सेवा समाप्ति का ऑर्डर तो सिंपल भाषा में लिखा है, टर्मिनेशन सिंप्लिसिटर, लेकिन असलियत में उसे हटाने का जो कारण है, जो मोटिव है, वो कोई छुपा हुआ मिसकंडक्ट या दुर्व्यवहार है, तो अदालतें ऑर्डर के शब्दों के पीछे जाकर देखती हैं। अगर कोर्ट को लगता है कि टर्मिनेशन का असली कारण दंडात्मक है, तो फिर उसे अनुच्छेद 311(2) का उल्लंघन माना जा सकता है, अगर जांच प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है तो। मतलब सिर्फ ऑर्डर की भाषा नहीं, उसका असली आधार क्या है वो महत्वपूर्ण है। ये तो काफी जटिल है और इसमें व्याख्या की बहुत गुंजाइश लगती है। अच्छा, अगर किसी कर्मचारी को इनमें से कोई दंड मिल गया, तो क्या उसके लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं या उसके पास कोई उपाय बचता है? नहीं, रास्ते बंद नहीं होते। जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने दंड का आदेश दिया है, उसके खिलाफ कर्मचारी को अपील करने का अधिकार होता है। जैसे मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम है, उनमें अपील की पूरी प्रक्रिया दी गई है। एक तय अपीलीय प्राधिकारी होता है, अपीलेट अथॉरिटी, जिसके पास एक निश्चित टाइम लिमिट के अंदर अपील करनी होती है। अपील के साथ जो दंड का आदेश है उसकी कॉपी, जांच रिपोर्ट की कॉपी और अपील के क्या आधार हैं, ये सब साफ साफ बताना होता है। अपील के अलावा क्या कोई और भी स्थिति है जहां प्रक्रिया अलग हो? जैसे मान लीजिए किसी कर्मचारी को कोर्ट से किसी क्राइम में सजा हो जाए। हाँ, ये एक स्पेशल सिचुएशन है और इसका प्रावधान खुद संविधान के अनुच्छेद 311(2) के एक परंतुक मतलब प्रोविजो में दिया गया है। ये प्रोविजो कहता है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को किसी क्रिमिनल चार्ज के आधार पर कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया जाता है, मतलब कन्विक्शन हो जाता है, तो उसे दंडित करने के लिए अनुच्छेद 311(2) के तहत जो फॉर्मल डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है वो करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यानी कोर्ट की सजा के आधार पर ही उसे नौकरी से हटा सकते हैं। हाँ, उसे सिर्फ उस दोषी सिद्धि, उस कन्विक्शन
कि फैक्ट के आधार पर ही सेवा से हटाया जा सकता है या कोई और दंड दिया जा सकता है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि कोर्ट में जो पूरी जुडिशियल प्रक्रिया चली वो अपने आप में सुनवाई का पर्याप्त मौका दे चुकी होती है। हालांकि दंड देने से पहले कर्मचारी को प्रस्तावित दंड पर अपना पक्ष रखने का एक छोटा मौका दिया जा सकता है, पर पूरी विभागीय जांच की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, एक और बात, हमने परिनिंदा यानी सेंसर को लघु दंड में गिना था। कई बार चेतावनी यानी वार्निंग भी दी जाती है, क्या ये भी दंड है? टेक्निकली देखा जाए तो नियमों में जो दंडों की लिस्ट है, जैसे नियम 10 में, उसमें चेतावनी या वार्निंग शामिल नहीं है। परिनिंदा या सेंश्योर नियम 10 के तहत एक फॉर्मल माइनर पेनाल्टी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चेतावनी का कोई महत्व नहीं है। चेतावनी भी कर्मचारी की जो गोपनीय चरित्रावली होती है, CR या APAR, उसमें दर्ज की जा सकती है और यह भविष्य में उसके प्रमोशन या दूसरे सर्विस मैटर्स पर बुरा असर डाल सकती है। तो इसे भी गंभीरता से लेना चाहिए, भले ये नियमों में फॉर्मल दंड ना हो। क्या इन प्रक्रियाओं में हाल फिलहाल में कोई प्रैक्टिकल बदलाव भी आया है? हाँ, एक दिलचस्प बात जो इस स्रोत सामग्री में मिली वो कोविड-19 महामारी से जुड़ी है। महामारी के दौरान जब लॉकडाउन वगैरह लगा था, तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि विभागीय जांच की प्रक्रिया रुके नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करने और डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लेन देन के लिए निर्देश भी जारी किए गए थे। ये दिखाता है कि ये प्रक्रियाएं बिल्कुल स्थिर नहीं है, बल्कि जरूरत के हिसाब से इनमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अनुकूलन भी किया जा रहा है। तो ये थी सरकारी कर्मचारियों पर जो अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, उससे जुड़ी प्रक्रियाओं और नियमों की एक काफी विस्तृत तस्वीर। बिल्कुल, और हमने देखा कि ये पूरा ढांचा कितना डिटेल्ड है और नियमों से बंधा हुआ है। संविधान, खासकर अनुच्छेद 311 और फिर मध्य प्रदेश सिविल सेवा जैसे जो विशिष्ट नियम हैं, ये सब मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जो कोशिश करती है कि सरकारी कर्मचारियों को मनमानी या अन्यायपूर्ण कार्रवाई से बचाया जा सके। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन इसका मूल आधार है। हाँ, जांच की पूरी प्रक्रिया जिसमें चार्जशीट से लेकर सुनवाई और जांच रिपोर्ट तक सब शामिल है। फिर अलग अलग तरह के दंड, लघु और दीर्घ, पदावनति और बर्खास्तगी जैसे गंभीर नतीजों के बीच के बारीक फर्क, और आखिर में अपील का अधिकार। ये सब मिलकर एक जटिल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम बनाते हैं। हाँ, और उद्देश्य यही है कि किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई भी ऐसा एक्शन लेने से पहले जो उसके लिए प्रतिकूल हो, एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन जरूर हो। एक बहुत नाजुक संतुलन साधने की कोशिश करती है, पर यहाँ एक सोचने वाली बात उभरती है। ये जो इतनी विस्तृत, इतनी स्ट्रक्चर्ड और कभी-कभी लंबी लगने वाली प्रक्रिया है, जो नो डाउट कर्मचारी के अधिकारों की रक्षा के लिए बेहद जरूरी है, क्या ये कभी-कभी प्रशासनिक दक्षता, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और तुरंत निर्णय लेने की जरूरत के आड़े आती है? इस संतुलन को साधना कि अधिकारों की रक्षा भी हो और काम भी प्रभावी ढंग से चले, इसकी व्यावहारिक चुनौतियां क्या हो सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद आगे भी सोचने की जरूरत है।